एवरीवन, वेलकम बैक टू नयनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नयनश्री। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको जो है ईवीएस की एनसीईआरटी पढ़नी होगी और क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है। बिकॉज मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं वो इस तरीके के कमेंट्स हैं कि जिनमें उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि छोटे बच्चों की जो एनसीईआरटीज़ हैं वो केवीएस एग्जाम के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है, यानी कि उनको एनसीईआरटीज़ में से ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो केवीएस एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ यही शेयर करने वाली हूँ। और मैंने आप सभी को एक ऐप इंस्टॉल करने को बोला था। अगर आपको नहीं समझ में आया कि कौन सा ऐप है तो अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगा कि कौन सा ऐप आपको इंस्टॉल करने को बोला था। तो एक डाउट भी आपका ख़त्म हो जाएगा। बाकी अगर आपके पास हार्ड कॉपी है, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ 1 मिनट, जैसे ये हार्ड कॉपी है, तो अगर आपके पास अगर बुक वगैरह है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। बिकॉज बुक को पढ़ने में थोड़ा कम समय लगता है, बजाय आप जब स्क्रीन पर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और आइज़ को भी नुकसान होता है। तो कोशिश करिए कि आप कुछ एनसीईआरटीज़ परचेस कर लें और कुछ आप फ़ोन से पढ़ लें। तो मैंने भी ऐसे ही किया है कि कुछ एनसीईआरटीज़ फ़ोन से पढ़ ली, कुछ एनसीईआरटीज़ अपना खरीद ली। ओके, सो आइए चलते हैं, सीखते हैं। अब मैं आपको जो है उसी ऐप पर ले चलती हूँ जो ऐप मैंने आप सभी से इंस्टॉल करवाया था। ठीक है, आपके पास बुक्स हों या फिर ऐप हो, आप किसी भी चीज़ से देख सकते हैं। ये रहा वो ऐप जो मैंने आप सभी से इंस्टॉल करवाया था। एक बार आप लोग देख लीजिए तो इस ऐप का जो आप सभी के मन में एक डाउट है वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब इस ऐप को आपने ओपन किया, यहाँ से एनसीईआरटी की किताबों में आपको जाना है। अब मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ईवीएस के लिए आपको जो है क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की एनसीईआरटी आप सभी को पढ़ने के लिए मैंने सजेस्ट किया था। इसके अलावा 2 बुक्स और मैंने बताई थी जो कि आपकी सोशल स्टडीज़ की थी और दोनों ही आपकी ऑप्शनल है। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी कि इनको पढ़ना अति आवश्यक है। अगर आप इनको नहीं पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक करके जा रहे हैं। अब कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि इतने छोटे बच्चों की एनसीईआरटी में एक कॉम्पिटिटिव लेवल का ऐसा क्या है जो आपको पढ़ने के लिए यहाँ पर जो है फोर्स कर रही हूँ मैं, कि आपको पढ़ना ही होगा और इन किताबों के बिना आपका कुछ भी नहीं होने वाला, कल्याण होने से नहीं रहा। और जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये तो वही चीज़ें हैं जो आपने सीटेट की एग्ज़ाम में पढ़ी हुई हैं। आई मीन सीटेट का एग्ज़ाम जब आपने क्लियर किया है तो आप सभी को यहाँ पर आइडिया होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आप सभी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो सीटेट एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं ईवीएस सेक्शन में, वो आप देखेंगे कि वो इन्हीं एनसीईआरटी से, ये जो आपकी कक्षा 3, 4 और 5 की एनसीईआरटी हैं, इन्हीं से पूछा जाता है, कहीं अलग से नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर मैं कक्षा 3 की एनसीईआरटी को आपको नहीं बता रही हूँ, कक्षा 4 से शुरू करती हूँ। क्यों कर रही हूँ ऐसा मैं बता देती हूँ। कक्षा 3 की एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, जिस वजह से मैं कक्षा 4 की एनसीईआरटी आपको यहाँ पर बताती हूँ। बाकी 3 में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप अपने आप से यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पर मैं आपको कहाँ ले जाऊँगी, कक्षा 4 की किताबें। यहाँ पर ऐड को आपको क्या करना है, कट कर देना है। ये तो बचपन से आप सीख गए हैं अब। ठीक, अब यहाँ पर आसपास ये आपकी किताब का नाम है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये डाउनलोड करने को कहेगा। चूँकि मुझे तो आप लोगों को दिखाना था तो मैंने डाउनलोड नहीं कर रखा है। यहाँ से डाउनलोड करें, डाउनलोड करें। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। सारे आप जो चैप्टर हैं इनको डाउनलोड कर सकते हैं अपनी आपके पास जो भी मोबाइल हो, टैब हो, जो भी हो, आप वहाँ से कर सकते हैं। अब आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आप ऑफलाइन पर जाएं, इसको कट कर दें। अब आप इसको ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला है चलो चलें स्कूल। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हम इतने बड़े हो चुके हैं, अभी हम इसमें क्या पढ़ें भाई, है ना। अब स्कूल जाने की उम्र तो रही नहीं, लेकिन केवीएस एग्ज़ाम में टीचर बनने की उम्र है अभी। तो क्या करना है आपको, क्या पढ़ना है आपको, पढ़ना है कि असम, ये जो असम है, इस असम में क्या होता है, इस असम में आपको बोला जाएगा कि यहाँ पर बांस और रस्सी से बना पुल जो है, इसको पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं। यानी कि वहाँ पर पार करने के लिए आपका क्या होता है, यहाँ पर नदियों को पार करने के लिए आपका क्या होता है, बांस और रस्सी के पुल होते हैं। ये आपको यहाँ पर पढ़ना था। ठीक है, यही आपसे पूछा जाएगा। आगे चलिए, आपको बाकी कहानी नहीं पढ़ना है, आप बाकी चीज़ों पर फोकस मत करिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लद्दाख में ट्रॉली से जाते हैं, ये ट्रॉली आपको दिखाई गई है। आगे चलिए, आगे यहाँ पर करके देखो, ये आप लोग जब टीचर बन जाएंगे तो आपको करना पड़ेगा। ये सीमेंट का पुल दिखाया गया है। अब आगे चलिए, ठीक है, थोड़ा सा बस आगे चलिए। यहाँ पर देखिए, अब आपका यहाँ पर एक बल्लम लिखा हुआ है। बल्लम, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम यानी कि लकड़ी की छोटी नाव में बैठकर स्कूल तरफ जाते हैं। अब क्वेश्चन कैसा आएगा केवीएस में, बल्लम है क्या है बताइए, यही आपसे पूछा जाएगा। एक ट्रॉली है, एक नाव है, या फिर एक किसी
जो है वाहन का नाम है, साधन का नाम है, आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाएगा, या फिर किसी और चीज़ का आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया जाए। तो आपको याद रखना है कि लकड़ी की बनी एक छोटी नाव है, जो कि आपके केरल के कुछ भागों में इसका यूज़ किया जाता है। कहाँ पर? केरला में। तो स्टेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि केरल में इसका यूज़ होता है। बल्लम का यूज़ कहाँ पर होता है? केरल में होता है। वीडियो अगर थोड़ा सा लॉन्ग हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वीडियो का जो स्पीड है उसको बढ़ाएं और इस वीडियो को देखें कि क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, और अपनी कॉपी में अपनी बुक्स जो हैं उसमें टिक करें। ठीक, तो बल्लम खत्म हो गया। अब आगे चलिए, आगे आपके लिए राजस्थान आ गया। तो राजस्थान में ऊँट गाड़ी, ये तो बहुत कॉमन है। बैलगाड़ी, ये आपके मैदानी इलाकों में, ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन बल्लम बहुत महत्वपूर्ण था, और बांस वाला पुल आपके लिए महत्वपूर्ण था, और लद्दाख में ट्रॉली का यूज़ महत्वपूर्ण था। ठीक है, साइकिल का यहाँ पर आपके लिए एज सच कोई यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं है। जंगल जाते बच्चे, इनमें भी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा। ठीक, अब उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे तो ऊबड़ खाबड़ आपके जो है पथरीले रास्ते होते हैं। ये तो देखिए कॉमन सेंस की बात होती है। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट चैप्टर पर चलना है। तो बैक करिए, नेक्स्ट चैप्टर पर चलिए आप लोग, इसको कट करिए यहाँ पर। अब यहाँ पर कान में, यहाँ पर आप दूसरे चैप्टर पर आ गए। अब आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देती हूँ, बस 1 मिनट आप लोग मुझे दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, लेकिन इतनी चीज़ें आपको पढ़ने की सच कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोल देती हूँ कि अगर आप पूरी एनसीईआरटी थर्ड अच्छे से पढ़ेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं आपका जो स्किल टेस्ट होता है जो आपके इंटरव्यू में होगा उसमें आपको हेल्प करेगा, है ना। इस चीज़ को भी विशेष रूप से आपको याद रखना है कि पूरी एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बस आपको पढ़ते जाना है। बाकी जो महत्वपूर्ण है वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ। ठीक, अब आप यहाँ पर देखिए कि जिन जानवरों के कान जो हैं बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान जो हैं आपके बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वो अंडे देते हैं। तो यही आपसे पूछा जाएगा कि आपके जो हैं जानवर जो हैं, किन जानवरों के कान जो हैं आपको बाहर दिखाई देते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपको जो है उन्हीं जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं जिनके शरीर पर बाल होते हैं और जो बच्चे देते हैं। जैसे आप गाय को देख लीजिए, भैंस को देख लीजिए, इनके कान कैसे होते हैं? बाहर होते हैं, क्योंकि इनके शरीर पर बाल हैं और वे बच्चे भी देते हैं। यही आपके लिए पॉइंट महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आपने यहाँ पर एक चीज़ समझ ली कि क्या आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। जो छोटे बच्चे की एनसीईआरटीज़ हैं इनमें आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। ठीक, तो यहाँ पर आपको सच यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है इतना कुछ पढ़ने की। नेक्स्ट चैप्टर पर जाइए, आप नंदू हाथी पर जाइए। ठीक, इसको कट करिए। इसके बाद आप यहाँ पर आगे चलेंगे तो नंदू हाथी पर जाएंगे। नंदू हाथी में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, आइए आप अगले पेज पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि एक हाथी जो है एक दिन में कितने पत्ते खा लेता है। तो 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खा लेता है, यही आपसे पूछा जाता है। ये सीटेट की परीक्षा में आपसे पूछा भी गया है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, मात्र 2 से 4 घंटे सोता है। एक आपका जो हाथी होता है वो 2 से 4 घंटे ही सोता है, यानी कि ये बहुत कम आराम करते हैं। ये बाकी कॉमन चीज़ें हैं कि कीचड़ में खेलना पसंद है, क्या करना पसंद है हाथी को, क्या नहीं पसंद है, आप सभी को पता होगा, बचपन से हाथी देखते आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, जो कि है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। ये आपसे देखिए सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक, हाथियों के आपको बोला गया है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। क्या बोला गया है? हाथी के जो झुंड हैं इनमें केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे आपकी जो बुजुर्ग हथनी होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक के इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14 से 15 साल का हो जाएगा तो वो अपना झुंड छोड़ देगा। ठीक, अब आपने यहाँ पर देखा कि ये कितनी महत्वपूर्ण आपको जो है यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं, यही आपसे पूछी जाएंगी। आपसे पूछा ये जाता है कि हाथियों के झुंड में जो है आपके लगभग कितनी हथनियाँ होती हैं। तो याद रखिएगा 10 से 12 हथनियाँ होती हैं और एक बच्चा होता है। हाथियों के झुंड में आपका जो है पूरे झुंड का नेतृत्व कौन करता है? तो वो आपकी सबसे बुजुर्ग हथनी करती है। ठीक है, एक हाथी अपने झुंड को किस उम्र तक छोड़ देता है? तो याद रखिएगा कि 14 से 15 साल का जब वो हो जाता है तो अपने झुंड को छोड़ देता है। हाथी 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, फिर वो अकेले रहते हैं। यही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, अब आप नेक्स्ट चैप्टर पर चलिए। इसमें अब आपके लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। अगला चैप्टर आपका क्या है? अमृता की कहानी। चलिए अमृता की कहानी को भी देख लेते हैं।
ऐड को कैंसिल करिए यहाँ से, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आप अमृता की कहानी पर जाएंगे, आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण नहीं, चूँकि छोटे बच्चों को यहाँ पर आप जो है ये पुस्तकें आपकी डिज़ाइन की गई हैं तो उन्हीं के हिसाब से की गई हैं कि यहाँ पर जो है चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कलरफुल हों और ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है आप यहाँ पर समझा सकें चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर उनके कॉन्सेप्ट के लिए इतनी सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, लेकिन आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है आइए देखते हैं इसको, ठीक है। आप यहाँ पर जाएंगे, ये रहा देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, खेजड़ी एक पेड़ जो है आपका है जो कि रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। खेजड़ी कहाँ पर पाया जाता है, आपने देखा कि ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। कहाँ पर, रेगिस्तानी इलाकों में। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए पड़ता। इस पेड़ की छाल से दवा आपकी जो है बनाई जाती है, यानी कि इस पेड़ की छाल किस में आती है, दवा बनाने के काम आती है, और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। तो ये देखिए आपके लिए कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ना तो इस पेड़ की जो है आपका जो है इसमें कीड़ा लगता है, और साथ ही साथ इस पेड़ की दवा जो है इसका यूज़ किस में होता है, आपकी किस में होता है, दवाइयों में होता है। इस पेड़ की जो आपकी छाल है उसका यूज़ दवाइयों में होता है। इस पेड़ की फलियां भी आपकी सब्जी बनाई जाती हैं इसके पेड़ की फलियों से। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं, और इसकी छाया में तुम आपके जो बच्चे हैं वो खेल भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो खेजड़ी वृक्ष है इसके बारे में आपसे कितनी सारी चीज़ें बताएंगे, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, एक बार सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है। और आपको ऐसे ही पॉइंट्स अपनी एनसीईआरटीज़ में ढूंढने हैं जो आपके केबीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। अब आप नेक्स्ट चैप्टर पर चलिए, बहुत ही ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा, आपकी अनीता की मधुमक्खियाँ। आइए देखते हैं अनीता जी की मधुमक्खियों में आपको क्या याद पढ़ना होगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको ये देखना है खाली, मुजफ्फरपुर जिला जो है आपका, बोचाहा गांव, ये आपका बिहार में है, ठीक। आगे आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, आइए थोड़ा सा चलते जाइए, बस थोड़ा सा और आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए आरटीई आपका जो अधिनियम है इसके बारे में आपको बताया गया है कि यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। कौन, आपका आरटीई 2009। अब यहाँ पर आपके लिए नीचे जो लाइनें लिखी गई हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपको बहुत ध्यान से समझना है और सुनना है, और यही आपको हाईलाइट करने हैं अपनी बुक में, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है कि लीची के आपके जो फूल हैं वो मधुमक्खियों को लुभाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि मधुमक्खियों को आपका जो है कौन लुभाता है, तो लीची के फूल लुभाते हैं आपकी मधुमक्खियों को। किसको, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। इसलिए यहाँ लोग, यानी कि कहाँ पर, ये बिहार की बात हो रही है, यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं, ठीक। क्या करते हैं, यहाँ के लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं, क्योंकि मधुमक्खियाँ जो हैं, मधुमक्खियों को कौन लुभाता है, लीची के फूल आपके जो है लुभाते हैं। आपने सुना होगा कि बिहार जो है लीची में आपका जो है अग्रसर है ना, अग्रसर आपका एक राज्य है, आप सभी ने सुना होगा ये चीज़, ठीक। तो यहाँ पर आपके देख सकते हैं कि इसी लीची के फूल से आपके जो है मधुमक्खियाँ जो है चिपक रही, मतलब लुभा रही हैं, है ना। अब आगे देखिए, आपसे कहा गया है कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि मधुमक्खियों के अंडे देने का समय क्या होता है, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, या फिर अक्टूबर से दिसंबर। तो अक्टूबर से दिसंबर का जो समय, मतलब अभी जो चल रहा है समय, ये आपके मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। किसका, मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है, ठीक। अब आगे चलिए, यहाँ पर आपके लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, जहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण होगा मैं आपको बताती जाऊँगी। जैसे यहाँ पर देखिए, अब आप ठीक ध्यान से देखिएगा, कहा गया है कि लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। कब, फरवरी में खिलते हैं। एक तो आपने यहाँ पर एक चीज़ ये देखी कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है, लेकिन फरवरी में फूल खिलते हैं, है ना। यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे चलिए, आगे भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स मिलने वाले हैं, बस थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए। धैर्य यहाँ पर रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएंगे। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर छत्ते में क्या होती है, एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ठीक है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं, छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं, और आपका क्या करती हैं, जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। क्या करती है, एक तरीके का डांस करती है, ठीक है। क्या करती है, डी फॉर डांस करती है। उससे दूसरी मधुमक्खी को पता चल जाता है कि क्या हो गया है, रस मिल गया है, यानी कि रस कहाँ है। ये कैसे पता चलता है, जब एक मधुमक्खी डांस करती है, ठीक। वे रस से क्या बनाती हैं, शहद बनाती हैं।
छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। किसका? जो बाकी मधुमक्खियाँ हैं, जो काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं, इन्हीं का कार्य होता है छत्ता बनाना, ठीक है। और बच्चे पालने का काम भी इन्हीं का होता है। ये आपसे पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा, ठीक है। ये ना तो आपका जो ये ना हो तो छत्ता भी ना बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। क्यों? क्योंकि रानी मक्खी तो रानी है, बाकी आप सभी को पता ही है। तो मेन जो काम है वो किसका होता है? इन्हीं मधुमक्खियों का होता है, जो देखिए ढूंढ ढूंढ कर रस ला रही हैं, उन्हीं रस से फिर शहद बना रही हैं, बच्चों को भी पाल रही हैं, ठीक। तो छत्ता बनाने का काम भी कर रही हैं, शहद इकट्ठा भी इन्हीं की वजह से हो रहा है ना। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ जो हैं भूखी रह जाती हैं। नर मक्खी जो है आपकी छत्ते के लिए कुछ खास कार्य नहीं करती है। देखो अब आप यहीं पे देखो कितने चिरकुट हैं कि नर मक्खी जो है क्या कर रही है कि किसी तरह का कोई खास कार्य कर ही नहीं रही है, ठीक। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। समझ गए होंगे आप लोग कि आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी, ठीक। अब आगे चलिए, आगे आपको क्या पढ़ना होगा। आगे आपसे कहा गया है कि मधुमक्खियों की तरह ही चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जैसे मधुमक्खियाँ मिलजुल कर रहती हैं वैसे ही चींटियाँ भी रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी इसी तरह के समूह में रहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपसे समूह में कौन कौन रहते हैं, तो दीमक रहता है, ततैया रहती है, चींटी रहती है और मधुमक्खियाँ रहती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर को भी देख लेते हैं कि इसमें क्या महत्वपूर्ण है। अगला आपका चैप्टर है वो है आपका ओमना का सफ़र। आइए देखते हैं ओमना का सफ़र में क्या है। तो ओमना का सफ़र में जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर, एक मिनट आप देख लीजिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट जो महत्वपूर्ण लगा मुझे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये है आपका कि गांधीधाम अहमदाबाद और आपका जो है वलसाड़ गुजरात में है, ठीक है। कोझिकोड कहाँ पर है? तो ये आपके केरला में है, ठीक। अब आगे एक और पॉइंट महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता देती हूँ। चलिए इस लेसन में नहीं है आपका, नेक्स्ट में है खिड़की से में, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका क्या है, खिड़की से। अब इसको मैं लास्ट अपना मान लेती हूँ। यहाँ के बाद आई थिंक आप लोग समझ जाएंगे कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देखिए आसानी से इन NCERTs को लगभग 2 घंटे में भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। 17 मई पर आ चुके हैं। यहाँ पर एक पॉइंट मुझे महत्वपूर्ण मिला था और इसमें तो मुझे दिख भी नहीं रहा, शायद ऊपर रह गया है। आइए देखते हैं। एक पॉइंट जो था वो ये था कि गोवा से केरल तक जाने में आपको कुछ ऐसे सुरंगें और पुल आपके बताए गए थे। अब कहाँ पर है? ये रहा, देखिए ये पॉइंट है कि गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें हैं और 2000 आपके पुल हैं। कितनी सुरंगें हैं? 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। बस इतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है खाली, ठीक। अब आगे आपको यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर छोटे छोटे से पॉइंट्स जो दिए जाते हैं उनमें भी आपको यहाँ पर बताना है कि मलयालम कहाँ कहाँ पर बोली जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो देखिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मलयालम कहाँ बोली जाती है। तो मलयालम आपके केरल में बोली जाती है, पुदुचेरी में, लक्षद्वीप में बोली जाती है। कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा में। मराठी आपको सभी को पता है महाराष्ट्र में। गुजराती गुजरात में। कन्नड़ आपके कर्नाटक में बोली जाती है, गोवा में बोली जाती है, ठीक। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें जो निकल के आती हैं यही आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। और अगर मैं इस वीडियो को थोड़ा सा और लंबा करूँगी तो आपको भी दिक्कत होगी, क्योंकि अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ समझ चुके हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। यानी कि इन छोटे बच्चों की NCERTs में आपको अपने KVS एग्ज़ाम के लिए क्या ढूंढना है। तो लग जाइए मेहनत में, ये आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। इस मौके को मत गवाइए, रिक्वेस्ट है। 4 साल बाद ये वैकेंसी आई है, अब पता नहीं कब आएगी, किसी को भी नहीं पता, ठीक। सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोगों को कुछ समझने में अगर प्रॉब्लम हो रही है कि मैम अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, या फिर ऐसे ही आपको पूरी NCERT की मैं टिक करवा दूँ तो मैं बिल्कुल करवा दूँगी। एक पूरा वीडियो बना दूँगी इस पर, अलग अलग सब्जेक्ट मतलब अलग अलग क्लास को लेकर, क्लास 3 का अलग, क्लास 4 का अलग, क्लास 5 का अलग, तो आपको और भी आसानी होगी, ठीक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।